हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव एंड आज के इस लेक्चर में मैं आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के कुछ बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा। जब भी हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को पढ़ते हैं तो इस टॉपिक के अंदर हमें यह समझने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, उसकी डिटेल मैकेनिज्म क्या है एंड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को समझना हमारे लिए काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है। आज के इस लेक्चर में जो भी बेसिक चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस टॉपिक को समझने में आपकी काफ़ी हद तक हेल्प करेंगी। तो आपको इस लेक्चर को लास्ट तक देखना है क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 को मेरे आगे के लेक्चर्स में काफी डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने जो पढ़ा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसमें हमने देखा कि एल्वियोलाई एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच किस तरीके से O2 CO2 का एक्सचेंजिंग होती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यूज के बीच किस तरीके से O2 CO2 की एक्सचेंजिंग होती है। अब हमें यह देखना है कि एल्वियोलाई से टिश्यूज तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडी में क्या फैसिलिटी है एंड टिश्यूज से एल्वियोलाई तक कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडी में क्या फैसिलिटी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी बॉडी में ब्लड एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू ही ऑक्सीजन एल्वियोलाई से टिश्यूज तक या लंग्स से टिश्यूज तक एंड कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से लंग्स तक ट्रांसपोर्टेड होती है। तो अगर मैं इस कंसेप्ट को आपको समझाना चाहता हूं तो बहुत सिंपल है। ये हमारे लंग्स हैं, ये हमारा हार्ट है और ये हमारे टिश्यूज हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई में एंटर करेगी और एल्वियोलाई या सरफेस ऑफ द लंग्स से इस ऑक्सीजन को हमें टिश्यूज तक पहुंचाना होगा। तो हम वाया हार्ट से होते हुए इस ऑक्सीजन को कहां तक पहुंचाएंगे? हमारे टिश्यूज तक। तो इस तरीके से जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारे लंग्स से टिश्यूज में हो रहा है। ये चीज आपको यहां पर बिल्कुल समझ में आएगी। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को लेकर ट्रांसपोर्टेट कर रहा है फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। इसी तरह हमारे टिश्यूज उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन में और बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में पहुंचेगी और हमारा जो ब्लड होगा वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को वाया हार्ट लंग्स सरफेस तक पहुंचाएगा या लंग्स एल्वियोलाई तक पहुंचाएगा, जहां से इस कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूजन के थ्रू एल्वियोलर कैविटी में लाया जाएगा और हम एक्सहेलेशन के थ्रू इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्टेड हो रही है बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में। कहां से कहां तक? तो आप कहेंगे टिश्यूज से लंग्स में। एंड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू कहां से कहां तक? तो आपका आंसर होगा लंग्स से टिश्यूज में। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है जो आप पहले से भी जानते थे, लेकिन मैंने आपको यहां पर एक बार समझा दिया। अब मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का मतलब क्या होता है। ये तो हमने समझ लिया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का मतलब है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये लंग्स एल्वियोलाई से टिश्यूज में ट्रांसपोर्टेड हो रही है ब्लड के थ्रू वाया हार्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम सभी जानते हैं टिश्यूज से एल्वियोलाई या लंग्स में ट्रांसपोर्टेड हो रही है ब्लड के थ्रू वाया हार्ट। अब हमें यह देखना है कि जब भी हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ते हैं तो हम सेपरेटली बात करते हैं कि किस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू होता है एल्वियोलाई से टिश्यूज में और किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड के थ्रू टिश्यूज से एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को जब ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में कंडक्ट किया जाता है एल्वियोलाई से टिश्यूज में, तो इसको हम दो तरीके से ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेट कर सकते हैं। यानी कि ऑक्सीजन हमारे ब्लड में दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होगी और एल्वियोलाई से ये पहुंचेगी ट्रांसपोर्ट होकर कहां पर? टिश्यूज में। तो बहुत सिंपल है, हम अप्रॉक्सीमेट 97% ऑक्सीजन को, यानी कि ऑक्सीजन का जो 100% अमाउंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है एल्वियोलाई से टिश्यूज में,
उसका अप्रॉक्सीमेट एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी कि 97% अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हम ब्लड से करते हैं, लेकिन इस तरीके से कि वो ऑक्सीजन ब्लड में प्रेजेंट आरबीसीज के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ये 97% यानी 97% ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्टेड होती है फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। तो ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा अमाउंट जो ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेड हो रहा है, वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एंड मैं आपको बता दूं केवल और केवल 3% ऐसी ऑक्सीजन होगी जो कि प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में या प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होगी फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। तो यहां पर आपको याद रखना है कि 97% यानी कि 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर आरबीसीज में ब्लड के थ्रू हमारे लंग्स से हमारे टिश्यूज तक होता है, जबकि ओनली 3% ऐसी ऑक्सीजन होती है जो डिसॉल्व स्टेट में प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के थ्रू हमारे लंग्स से हमारे टिश्यूज तक। अब मैं बात करूं कि कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन को ब्लड कैसे कंडक्ट करता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज में से डिफ्यूज होकर ब्लड में पहुंचेगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में पहुंचेगी टिश्यूज से, उस कार्बन डाइऑक्साइड को 3 डिफरेंट वे में हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा टिश्यूज से एल्वियोलाई में। पहला तरीका यह है कि केवल और केवल 20 से 25% यानी कि 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में प्रेजेंट आरबीसीज के या आरबीसीज में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, जैसे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आरबीसीज में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग करके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगी, और 20 से 25% यानी 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के थ्रू बाइंड होकर ब्लड में से या ब्लड से सर्कुलेटेड होगी हमारे लंग्स तक। मैं आपको बता दूं कि 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में आकर अपने आप को ट्रांसपोर्ट करती है टिश्यू से लंग्स तक, जबकि आपको बता दूं एक बहुत ही बड़ा अमाउंट जो अप्रॉक्सीमेट कितना अमाउंट है, तो मैं कहूंगा ये अप्रॉक्सीमेट 70% अमाउंट है, यानी कि 70% अमाउंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट आरबीसीज और प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयंस में खुद को कन्वर्ट करके एज अ बाइकार्बोनेट आयंस ट्रांसपोर्टेड करती है फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। यानी कि मैं सिंपल तरीके से बोलूं तो कार्बन डाइऑक्साइड का 70% अमाउंट, 70% अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू से डिफ्यूज होकर ब्लड में आई है वो बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में अपने आप को ट्रांसपोर्ट करेगी और वो लंग्स तक पहुंचेगी। अब यहां पर जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं ये तो वो तरीके हैं जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हमारे ब्लड में होता है, लेकिन अब आपके दिमाग में जो 2 बड़े डाउट्स हैं उनको मैं सॉल्व करता हूं, क्योंकि वो 2 बड़े डाउट आगे चलकर आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन की मैकेनिज्म को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। आपका सबसे पहला जो कंफ्यूजन है वो मैं आपको बता देता हूं। आपका सबसे पहला कंफ्यूजन ये है कि आखिर ऐसा क्या होता है, आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण ऑक्सीजन का केवल और केवल 3% अमाउंट, आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण ऑक्सीजन का केवल 3% अमाउंट ही प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में आकर ही ट्रांसपोर्ट हो पाता है। यानी कि क्या कारण है कि केवल 3% ऑक्सीजन ही प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर अपने आप को ट्रांसपोर्ट कर पाती है फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। तो मैं आपको यह आंसर देना चाहता हूं। प्रीवियस टॉपिक्स में आपने एनसीईआरटी में यह पढ़ा है कि ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है प्लाज्मा में वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, यानी कि मैं कहूंगा कि जो ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा में लेस सॉल्युबल है, वो ज्यादा अच्छी सॉल्युबिलिटी नहीं रखती, यानी कि वो लेस सॉल्युबल है। और अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड से कंपैरिजन करूं तो ऐसा भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 25 टाइम ज्यादा सॉल्युबिलिटी रखती है ऑक्सीजन से प्लाज्मा में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के कंपैरिजन में प्लाज्मा से 20 से 25% या 20 से 25 गुना कहूंगा, टाइम्स कहूंगा, ज्यादा सॉल्युबल है। तो यही एक कारण है कि ऑक्सीजन को अगर ट्रांसपोर्ट करना है अपने आप को
हमारे लंग्स से हमारे टिश्यूज तक ब्लड के थ्रू, तो उसको सबसे सही तरीका जो है वो यही है कि वो हीमोग्लोबिन के साथ अपने आप को बाइंड करे और वो अपने आप को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट करे टिश्यूज तक। क्योंकि सॉल्युबिलिटी बहुत कम है ऑक्सीजन की, इसलिए केवल और केवल 3% यानी 3% ऑक्सीजन ही प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में आकर अपना ट्रांसपोर्टेशन करती है। अब सेकंड डाउट जो आपको हमेशा होता है वो ये, सेकंड डाउट जो आपका है वो ये है कि आखिर क्या कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपने आप को बाइकार्बोनेट आयंस में कन्वर्ट करके ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेड करती है फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स, वो भी 70% अमाउंट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत बड़ा अमाउंट बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में ही ट्रांसपोर्टेड हो रहा है ब्लड के थ्रू। और ये टिश्यूज से कहां पहुंच रहा है? एल्वियोलाई या लंग्स सरफेस तक। तो बाइकार्बोनेट आयंस में कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप को कैसे कन्वर्ट करती है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सेकंड आपका कंफ्यूजन यह है कि अगर मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से डिफ्यूज होकर ब्लड में आती है और वो अपने आप को फाइनली बाइकार्बोनेट आयंस में कन्वर्ट भी कर लेती है और 70% कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरीके से टिश्यूज से लंग्स तक पहुंच भी जाती है, तो क्या हम जब एक्सहेलेशन करेंगे तो क्या हम एक्सहेलेशन के समय जो एयर को रिलीज करेंगे, निष्कासित करेंगे अपनी बॉडी से, उसमें बाइकार्बोनेट आयन होगा? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। एक्सहेलेशन तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का ही कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादातर अमाउंट का हो रहा है वो बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में हो रहा है। इसका मतलब यह साफ हो जाता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयंस में अपने आप को कन्वर्ट करती है टिश्यू सरफेस पर, देन वो ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड के थ्रू अपने आप को लंग्स तक, तो लंग्स में जाने से पहले ये बाइकार्बोनेट आयन अगेन अपने आप को कन्वर्ट करेंगे रिवर्सेबल प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कि फाइनली लंग्स सरफेस पर बाइकार्बोनेट आयन डिफ्यूज होकर एल्वियोलाई में नहीं जाएंगे, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही डिफ्यूज होकर एल्वियोलाई में जाएगी। इसका मतलब साफ हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से बाइकार्बोनेट आयन बनने की जो प्रोसेस है वो एक रिवर्सेबल प्रोसेस है। तो आपको यह समझाना मैं चाहूंगा कि आखिर कैसे हमारी बॉडी में बाइकार्बोनेट आयन में कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप को टिश्यू सरफेस पर कन्वर्ट करती है और किस तरीके से लंग्स सरफेस पर पहुंचने पर ये बाइकार्बोनेट आयन अगेन हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड में अपने आप को कन्वर्ट करते हैं और फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड ही डिफ्यूजन करके लंग्स सरफेस में एल्वियोलाई में पहुंचकर अपने आप को एक्सहेल करती है आउटसाइड द बॉडी। तो आप कंसीडर करिए कि ये हमारे टिश्यूज हैं, इनको मैं अपने टिश्यूज कह रहा हूं, यानी ये हमारे टिश्यूज हैं और ये हमारे लंग्स में एल्वियोलाई है। तो ये एल्वियोलाई है और ये हमारे क्या हैं? टिश्यूज हैं। अब मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि किस तरीके से हमारी बॉडी में टिश्यू सरफेस पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में जाकर अपने आप को बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट करती है। तो आप मान लीजिए ये हमारे टिश्यूज हैं और ये ब्लड कैपिलरी है, ये जो है वो ब्लड कैपिलरी है। हम सभी जानते हैं कि टिश्यू सरफेस पर जो ब्लड कैपिलरीज होंगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही होंगी, लेकिन उन ब्लड में या उस ब्लड में प्रेजेंट ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर टिश्यूज में जाएगी और टिश्यूज की कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड में आएगी, जिस वजह से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो टिश्यू में पहुंचा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होगा और इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम अपने लंग्स तक पहुंचा देंगे वाया हार्ट, जो लंग्स में जाकर अगेन अपना ऑक्सीजनेशन करेगा, यानी उसमें ऑक्सीजन जो है वो अपने आप को डिफ्यूज करके लाएगी और वो ब्लड फिर से बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम सभी जानते हैं कि टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 mmHg होता है, जबकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज में ब्लड को लेकर आ रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर आ रहा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर केवल और केवल 40 mmHg है। इसका मतलब साफ है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यूज से कहां पर जाएगी? ब्लड कैपिलरी में। और टिश्यूज से ब्लड कैपिलरी में आने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और एक एंजाइम की प्रेजेंस में, जिसको मैं यहां पर CA लिख रहा हूं, जिसका फुल फॉर्म है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही टिश्यू से डिफ्यूज होकर ब्लड में आएगी, ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट करेगी
और इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा एक एंजाइम जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन से एक प्रोडक्ट बनाएगा जिसे हम बोलेंगे कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड। तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं, यह है आपका कार्बोनिक एसिड। अब आप देखेंगे कि जो कार्बोनिक एसिड बना है वो अगेन सेम एंजाइम की प्रेजेंस में यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेगा इनटू बाइकार्बोनेट आयन यानी कि HCO3- प्लस प्रोटॉन में यानी कि H+ में। तो आपने देखा कि ये डबल स्टेप की एक प्रोसेस है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड का फाइनली कन्वर्जन किस में हो रहा है? बाइकार्बोनेट आयन में। और ये HCO3 को मैं क्या लिख सकता हूं? ये बाइकार्बोनेट आयंस हैं। तो अभी तक की आपने प्रोसेस समझ ली कि टिश्यू सरफेस पर किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जब टिश्यू से डिफ्यूज होकर ब्लड में आएगी तो वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगी, रिएक्शन को कैटालाइज करेगा एक एंजाइम जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि CO2 प्लस H2O से बनाएगा कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3। एंड कार्बोनिक एसिड अगेन सेम एंजाइम की प्रेजेंस में अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेगी इनटू HCO3- यानी कि बाइकार्बोनेट आयन और प्रोटॉन्स में। प्रोटॉन मींस H+। अब ब्लड में जो बाइकार्बोनेट आयंस और प्रोटॉन बन चुके हैं तो मैं कहूंगा जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट आयन एज वेल एज प्रोटॉन के फॉर्म में ब्रेक होने के बाद अपने आप को ट्रांसपोर्टेड करेगी और पहुंचेगी कहां पर? लंग्स की सरफेस पर। और लंग्स की सरफेस पर जब ये पहुंचेंगे बाइकार्बोनेट आयंस एंड प्रोटॉन्स तो जरूरी हो जाएगा कि अगेन बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो अपने आप को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करें ताकि उस कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हो सके और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स के एल्वियोलर कैविटी में जाकर एक्सहेलेशन के थ्रू बॉडी के बाहर रिलीज हो सके। तो अगेन अब एक रिवर्सेबल प्रोसेस होगी। जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड से बाइकार्बोनेट आयन बने हैं अब उसी तरीके से रिवर्सेबल तरीके से मैं बात करूं तो जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेंगे यानी H2CO3 क्या है यहां पर? कार्बोनिक एसिड। एंड अगेन कार्बोनिक एसिड जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में CO2 और H2O का फॉर्मेशन कर लेंगे। और अब ये CO2 जो है वो ब्लड से डिफ्यूज होकर एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में एक्सचेंज हो जाएगी। कारण बड़ा साफ है क्योंकि जो ब्लड एल्वियोलर सरफेस पर है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होगा 45 mmHg और एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है केवल 40 mmHg यानी कि बाइकार्बोनेट आयन से बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सचेंज होकर ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कहां पहुंच जाएगी? एल्वियोलाई की कैविटी में, और जिसको एक्सहेलेशन के थ्रू हम अपनी बॉडी के बाहर क्या कर देंगे? रिलीज। तो अब मैं आपको बता सकता हूं कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली टिश्यू सरफेस पर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन करके जब ब्लड में जाएगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप को कन्वर्ट करेगी बाइकार्बोनेट आयंस में और बाइकार्बोनेट आयन और प्रोटॉन के फॉर्म में इस कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होगा फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। लेकिन लंग सरफेस पर पहुंचने पर ये ब्लड में प्रेजेंट बाइकार्बोनेट आयन प्लस प्रोटॉन्स जो हैं वो अगेन अपने आप को कन्वर्ट करेंगे कार्बोनिक एसिड में और कार्बोनिक एसिड से फिर से बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा होने की वजह से ये डिफ्यूज होकर कहां पहुंच जाएगी? लंग्स की एल्वियोलाई में। इसका मतलब साफ है कि CO2 प्लस H2O से कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होना टिश्यू सरफेस पर एंड कार्बोनिक एसिड से प्रोटॉन एंड बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन होना, इन दोनों स्टेप की रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। जबकि लंग सरफेस पर आपको अपोजिट देखने को मिल रहा है यानी कि यही रिएक्शन को मैं रिवर्सेबल ले लेता हूं यानी कि बाइकार्बोनेट आयन और प्रोटॉन से बन रहा है कार्बोनिक एसिड और कार्बोनिक एसिड से बन रही है यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये एक रिवर्सेबल प्रोसेस है। इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रहा है वो ये एंजाइम है जिसको मैं यहां पर लिख देता हूं कार्बोनिक एनहाइड्रेज।
तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किस काम में? तो आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट आयंस में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि इनका ट्रांसपोर्टेशन बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में हो सके टिश्यू से एल्वियोलाई तक, और एल्वियोलर सरफेस पर इस बाइकार्बोनेट आयन को अगेन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हो सके ब्लड से एल्वियोलर कैविटी में। तो ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपसे जो बात करने वाला हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ेंगे तो अभी अभी मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ये बताया था कि ऑक्सीजन जो है उसका 97% अमाउंट जो है वो लंग्स से टिश्यूज में जब ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन का तरीका जो है वो ये है कि वो आरबीसीज में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यानी कि 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड हो रही है हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की बाइंडिंग को हम एसोसिएशन कहेंगे, यानी कि एसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एंड हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का अलग होने की प्रोसेस को हम कहेंगे डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का बाइंड होना एसोसिएशन है, और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का अलग होना आपको बता चुका हूं डिसोसिएशन है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर लंग्स सरफेस पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर एसोसिएशन कर रही है, तो यह जरूरत जरूर होगी कि जब टिश्यूज तक सप्लाइड होगा ब्लड, तो ऑक्सीजन वहां पर हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट हो, ताकि वो ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर हमारी टिश्यू सरफेस पर पहुंच पाए। तो मैं आपको 4 ऐसी कंडीशंस बता रहा हूं जो फिलहाल आपको याद रखनी है। आगे इन कंडीशंस को अप्लाइड करके मैं आपको ये बिल्कुल समझाऊंगा जब मैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताऊंगा कि आखिर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन फिलहाल आपको जो बता रहा हूं वो ध्यान से आपको लिखना है अपनी कॉपी पर और उसको याद कर लेना है। टिश्यू सरफेस पर क्या हो रहा है? टिश्यू सरफेस पर हम जानते हैं जो ब्लड आ रहा है ऑक्सीजन रिच ब्लड, उसकी ऑक्सीजन कॉन्टिन्यूअसली टिश्यू सरफेस पर जो ऑक्सीजन रिच ब्लड आ रहा है उसकी ऑक्सीजन को कंटिन्यूअसली डिफ्यूजन के थ्रू टिश्यूज में भेजा जा रहा है, ताकि टिश्यूज की सेल सेलुलर रेस्पिरेशन कर सके। यानी कि टिश्यू सरफेस पर जो ब्लड है उससे ऑक्सीजन को लगातार कम किया जा रहा है, क्योंकि वो ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर कहां आ रही है? टिश्यूज के अंदर। एंड टिश्यू सरफेस पर कॉन्टिन्यूअसली कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि टिश्यूज में सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कॉन्टिन्यूअसली डिफ्यूज करके कहां पहुंचाया जा रहा है? टिश्यू सरफेस पर प्रेजेंट ब्लड कैपिलरीज में। तो आपको यह याद रखना है कि जो टिश्यूज की सरफेस होगी उन पर जो ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट होंगी जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएंगी, लेकिन वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, क्योंकि उस ब्लड में प्रेजेंट ऑक्सीजन से या ऑक्सीजन को लगातार डिफ्यूजन के थ्रू टिश्यूज में लाया जा रहा है और टिश्यूज में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को लगातार ब्लड में डिफ्यूजन के थ्रू पहुंचाया जा रहा है। तो टिश्यू सरफेस पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर आपको याद रखना है हाई होगा। क्यों हाई होगा इसका मैं आंसर आपको दे देता हूं एक बार फिर से। टिश्यू सरफेस पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इसलिए हाई होगा क्योंकि टिश्यूज कॉन्टिन्यूअसली कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहे होंगे और अपनी सरफेस पर प्रेजेंट जो ब्लड कैपिलरीज हैं डिफ्यूजन के थ्रू उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचा रहे होंगे। इसलिए टिश्यू सरफेस पर यह देखा जाता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर हाई होता है और यहां पर ही इस सरफेस पर ही जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। टिश्यू सरफेस पर सेकंड चीज आपको याद रखना है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा वो लो होगा। यानी टिश्यू सरफेस पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? लो। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि लगातार ब्लड में प्रेजेंट ऑक्सीजन को डिफ्यूजन के थ्रू टिश्यूज के अंदर लाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं टिश्यू सरफेस पर प्रोटॉन का जो कंसंट्रेशन होगा, H+ आयंस का जो कंसंट्रेशन होगा वो हाई होगा।
तो टिश्यू सरफेस पर H+ आयंस या प्रोटॉन का कंसंट्रेशन हाई होने के पीछे भी एक रीजन है। हमने अभी अभी पढ़ा है कि टिश्यूज जो कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में पहुंचा रहे हैं, टिश्यू सरफेस पर ब्लड कैपिलरी के अंदर पहुंचा रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड का 70% अमाउंट जो है वो अपने आप को बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट करेगा और बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में ही वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप को ट्रांसपोर्ट करेगी टिश्यू से लंग्स तक। तो टिश्यू सरफेस पर लगातार जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन करके आ रही है वो तुरंत कन्वर्ट हो रही है किसमें, बाइकार्बोनेट आयंस और प्रोटॉन्स में। इसलिए प्रोटॉन का कंसंट्रेशन टिश्यू सरफेस पर क्या होगा, हाई। इसका मतलब साफ हो गया कि जो पीएच होगा टिश्यू सरफेस पर वो क्या होगा, लो, क्योंकि प्रोटॉन के कंसंट्रेशन के बढ़ने की वजह से टिश्यू सरफेस पर जो ब्लड है उसमें आप देखेंगे जो पीएच है वो एसिडिक हो जाएगा, यानी कि पीएच की जो वैल्यू है वो लो हो जाएगी, या मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं पीएच यहां पर क्या हो जाएगा, एसिडिक। एंड टेम्परेचर जो है वो टिश्यू सरफेस पर हाई होगा। इसके पीछे भी रीजन है क्योंकि टिश्यूज जो है वो कंटिन्यूअसली मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में इंगेज होंगे। टिश्यूज में लगातार सेलुलर रेस्पिरेशन या मेटाबॉलिज्म चल रहा है। यहां पर जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ज्यादा फास्ट होगा, जिसकी वजह से यहां पर जो टेम्परेचर होगा, हीट जो होगी वो प्रोड्यूस होगी, इसलिए जो टेम्परेचर है वो टिश्यू सरफेस पर क्या होगा, हाई। आपको याद रखना है कि ये 4 ऐसी कंडीशन है जिन्हें मैं कह सकता हूं कि दे आर वेरी फेवरेबल कंडीशन फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिसोसिएट हो सके, इसके लिए यह जरूरी है कि टिश्यू सरफेस पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो कम हो, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन जो है वो यहां पर ज्यादा हो, यानी कि पीएच लो या एसिडिक हो, एंड टेम्परेचर यहां पर हाई हो। इसके जस्ट अपोजिट मैं आपको बता दूं, एल्वियोलर सरफेस पर जो इन्वायरमेंट आप देखेंगे वो कुछ इस तरीके से होगा कि यहां पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो हाई होगा। अब आपको बता दूं कि एल्वियोलर सरफेस पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर कैपिलरीज जाएंगी, पल्मोनरी जो आर्टरी है उसकी जो कैपिलरीज इमर्ज होंगी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर एल्वियोलर सरफेस में जाएंगी, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो डिफ्यूज होकर लगातार किस में जा रहा होगा, एल्वियोलर कैविटी में। एंड लगातार एल्वियोलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर कहां आ रही होगी, तो आप कहेंगे ब्लड में। यही कारण है कि एल्वियोलर सरफेस वो जगह होगी जहां पर जो ब्लड कैपिलरीज होंगी उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन रहा होगा, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा जो कंटिन्यूअसली कन्वर्ट हो रहा होगा इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलर सरफेस पर क्या होगा, हाई। एल्वियोलाई की कैविटी में इसकी वैल्यू आप पहले से जानते हैं, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इसकी वैल्यू 95 mmHg होती है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि एल्वियोलर सरफेस पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, हाई। एल्वियोलाई की सरफेस पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा लो। लो क्यों होगा, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि यहां पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है उससे कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर कहां जा रही होगी, एल्वियोलाई में, जिससे कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम हो रहा होगा। और क्योंकि ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली एल्वियोलाई से ब्लड में आ रही है तो यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मैंने ऑलरेडी बता दिया है ज्यादा होगा। प्रोटॉन का कंसंट्रेशन भी यहां पर लो होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने देखा कि जो बाइकार्बोनेट आयन प्लस प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होकर एल्वियोलाई की सरफेस पर पहुंचेंगे, वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में जल्दी से यहां पर फिर से किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का, और कार्बन डाइऑक्साइड कहां चली जाएगी, डिफ्यूज होकर एल्वियोलर कैविटी में। तो यहां पर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम होगा, क्योंकि यहां पर प्रोटॉन बाइकार्बोनेट आयंस के साथ जुड़कर कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेंगे, और कार्बोनिक एसिड जो है वो CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाएगी। तो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन एल्वियोलर सरफेस पर क्या हो जाएगा, लो, जो कि टिश्यू सरफेस पर हाई है। एंड यहां पर टेम्परेचर टिश्यू सरफेस के कंपैरिजन में क्या होगा, लो। तो मैं आपको बता दूं कि एल्वियोलर सरफेस पर ये 4 जो कंडीशंस हैं, दे आर वेरी फेवरेबल कंडीशन फॉर एसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अपना एसोसिएशन कर पाए, इसलिए यह जरूरी होता है कि एल्वियोलर सरफेस पर
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो हो, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन लो हो, टेम्परेचर लो हो। यानी कि टिश्यू सरफेस पर और एल्वियोलर सरफेस पर जस्ट अपोजिट इन्वायरमेंट होता है अगर मैं कंपैरिजन करूं, और ये अपोजिट इन्वायरमेंट ही फेवरेबल है एल्वियोलर सरफेस पर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के एसोसिएशन के लिए, और टिश्यू सरफेस पर ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से डिसोसिएशन के लिए। अगर आप यहां तक आज के लेक्चर में जो मैंने बताया है वो कंसेप्ट समझ चुके हैं तो बिलीव कीजिए अब आपको आगे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को समझने में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आज के लेक्चर के लिए या आज के लेक्चर में जो बताया वो इतना ही है। आपको ये बेसिक चीजों को समझना है, पढ़ना है, नोट्स बनाना है, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं सेपरेटली आपको बताऊंगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।